आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम क्लास 10th की जो मैथ चल रही है उसकी एक्सरसाइज 3.4 के कुछ अगले प्रश्न करेंगे। तो देखिए, हम इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। दूसरे पार्ट के हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज से संबंधित 3 क्वेश्चन जो आपके हैं दूसरे पार्ट के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 3.4। इसका दूसरे का जो पार्ट है आपका क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे, चैप्टर आपका क्या चल रहा है, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। तो जब 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरणों को हम हल करते हैं तो उन्हें हम कई विधियों से हल कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 विधियां पढ़ रखी हैं, एक तो प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब लैंग्वेज वाला यानी भाषिक रूप में कोई प्रश्न दिया होता है तो उस भाषा में 2 शर्तें होती हैं। उन्हीं दोनों शर्तों की सहायता से हमें सबसे पहले तो प्रश्न के लिए रैखिक समीकरण युग्म बना लेना है। रैखिक समीकरण युग्म बनने के पश्चात उन्हें हम किसी एक विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाएगी। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं 2 अंकों की, देखिए ये क्या है आपका, 1 अंक की संख्या है 5। 5 आपका क्या है, 1 अंक की संख्या है। अगर हम लिख लें 56, तो ये हमारी क्या है, 2 अंकों की संख्या है। 56 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो अब अगर हम बात करें इसमें, जो 56 हमने लिखा है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है आपने पढ़ रखा होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान अगर अंक इकाई पर है तो उसका गुणा 1 से होता है। अगर अंक दहाई पर है तो उसका गुणा 10 से होता है। अगर अंक दहाई पर है तो उसका गुणा कितने से होता है, 10 से होता है। तो कुल मिलाकर 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 प्लस 6, 5 गुणे 10 प्लस 6। ठीक है, तो देखिए 5 दाम 50 और 6 56। इकाई के अंक की गुणा कितने से करनी है, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें क्या क्या शर्तें आनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें वो करना होगा। जब हम 2 अंकों की संख्या बना लेंगे उसके बाद हम आगे की शर्तें पढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लें अगर हम कि इकाई का अंक अगर x है, दहाई का अंक y है, या फिर आप इसके उल्टा भी मान सकते हैं। दहाई का अंक अगर हम x मान लें तो दहाई का अंक अगर x माना जाएगा तो इसका गुणा कितने से होगा, 10 से। इकाई का अंक अगर y माना जाएगा तो इसका गुणा कितने से होगा, 1 से। तो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये बनेगा। 2 अंकों की संख्या का बीजगणितीय रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। ये 10 कहाँ से आया, सबसे पहले ये जानना है। तो 10 देखिए, अगर 2 अंकों की संख्या दी हुई है तो 2 अंकों की संख्या में जो दहाई का अंक होता है उसकी गुणा 10 से की जाती है, जो इकाई का अंक होता है उसकी गुणा 1 से की जाती है। तो दहाई वाले अंक की गुणा हमने 10 से कर दी, इकाई वाले अंक की गुणा हमने 1 से कर दी, तो वही अंक प्राप्त हुआ। इन सवालों में केवल और केवल आपको कंडीशन समझनी है और किस प्रकार से रैखिक समीकरण को बनाया जाए, ये अगर आप समझ जाते हैं तो आगे के सवाल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज तो हमने जो माना है, माना दहाई का अंक,
माना दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, x, तथा इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y। तो संख्या, ध्यान से समझिएगा, संख्या क्या बनेगी, तो जब भी आपका दहाई का और इकाई का अंक माना जाता है, तो देखिए जैसे कि दहाई पर कितना था, 5, जब दहाई पर 5 है तो इसकी गुणा हमने कितने से कर दी, 10 से। इकाई पर 6 है, इसकी गुणा हमने कितने से की, 1 से। तो इस प्रकार से दहाई का अंक है x, तो इसकी गुणा हो जाएगी 10 से। इकाई का अंक है y, तो इसकी गुणा होगी 1 से। जब y का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। आई बात समझ में, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि दो अंकों की संख्या अगर हम बनाएंगे तो दो अंकों की संख्या बनाते समय हमें क्या क्या शर्तें ध्यान रखनी है। अब हम इसके आगे बात करेंगे, ये तो बन गई हमारी संख्या। अब आते हैं प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त है क्या इसमें, तो देखिएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो दो अंकों की संख्या हमने बना ली 10x प्लस वाई, संख्या के अंकों का योग x और y, ये दोनों अंक हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा आपका 9। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी शर्त की। तो दूसरी शर्त में कहा क्या गया है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो दूसरी शर्त में ये कहा गया कि अगर इस संख्या का 9 गुना, यानी जो आपकी मूल संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो सबसे पहले हम अंक पलटने से नई संख्या बना लेते हैं। अंक पलटने पर बनी नई संख्या बराबर, तो अंकों को पलट देना है, जहां पर आपका x था वहां पर y, जहां पर y है वहां पर x। तो बनेगा 10y प्लस x, ये आपकी नई संख्या बन गई। कंडीशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो मूल संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना। जब गुना कहता है तो दिए गए मान में उसी संख्या से गुणा करना होता है। इसके बाद क्या बताया गया, जो नई संख्या आएगी इसका 2 गुना, तो नई संख्या का 2 गुना। ये सवाल आपका था जो कि शर्त हमें बनानी थी। अब इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। सबसे पहले तो यही है कि आपको दो समीकरण बनाने आ जाएं। तो दो समीकरण बनाने के लिए सवाल में क्या क्या कंडीशंस कही गई, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। अगर आप सवालों की शर्त को समझ लेते हैं तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बना लिया, अब इसको हम कर लेंगे सरल। तो देखिएगा, गुणा करेंगे 10 9 90x प्लस 9 का 1 से 9y, इधर 10 दूनी 20 प्लस 2x। अब आप क्या करेंगे, सबको पक्षांतर कर लिया जाए, तो 90x प्लस 9y, ये 20 इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस, ये प्लस का है इधर भी ये माइनस। 90 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 88x, ठीक है। और 20 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 11y, बराबर हो गया 0। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझना था। अब इसके आगे की जो बात है वो बस इतना है कि आपको दो रैखिक समीकरण दिए हैं, इन्हीं को सरल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझते चलिए क्या करेंगे, आप देखिए किस प्रकार से करना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद तो हम दोनों पक्षों में 11 से भाग कर देंगे। तो आप लिखेंगे 11 से
भाग करने पर, 11 से भाग करने पर कर दिया जाएगा। तो देखिए 11 8 88 यानी 8x, 11 एकम 11, y बराबर 0, समीकरण 2 बन गया। अब आप इनको किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो है सॉल्व करना है, इसको हम विलोपन विधि से करते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, विलोपन विधि में आपको ध्यान ये रखना है कि किसी एक राशि का गुणांक बराबर हो और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला समीकरण है x प्लस वाई, वाई प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो समीकरणों को जोड़ा जाता है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो समीकरणों को जोड़ा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, y से y कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा 9x बराबर 9। अब ये 9 इधर गुणे में है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण था। x के स्थान पर 1 रख दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका एक जो प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 8। अब आप लिख देंगे संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x का मान 1, y का मान 8, 10 एकम 10, 8 18। ये आपका आंसर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड या इसके जैसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ लेना है क्या क्या किया गया, कहाँ पर कौन सी शर्त लगाई गई, कब कौन सा नियम लगाया गया। सवाल आप जितने अच्छे से पढ़ के रखेंगे उतने अच्छे से आपको ये सॉल्व समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आराम से ये देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है यानी दूसरे का जो चौथा पार्ट है, क्या दिया हुआ है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, दोनों प्रकार के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी एक लड़की है मीना, मीना बाजार जाती है और वहां पर वो बैंक गई। बैंक जाने के बाद उसने देखा कि वह 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। दो हजार रुपए निकालने के लिए वह बैंक गई। 2000 रुपए निकालने के लिए उसने कैशियर यानी जो पैसे का लेन देन करता है उससे कहा, उसने कहा 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट हमें दीजिएगा। 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या तो 25 है, लेकिन कितने नोट 50 के हैं, कितने नोट 100 के हैं, ये आपको अलग अलग बताना है। कुल नोट तो पता है कितने हैं, 25 है। कुल धनराशि कितनी है, 2000 रुपए है, लेकिन कुल धनराशि में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये सब कुछ आपको अलग अलग याद करना है। तो आइए समझते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। माना 50 रुपए के
माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब समझना क्या है, प्रथम शर्त पर आते हैं। तो पहली शर्त देखिए क्या है। तो 2000 रुपए निकालने के लिए गई, कितने रुपए? 2000। कुल रुपए कितने निकाल रही है? 2000 रुपए। कुल कितने निकाल रही है? 2000 रुपए। इन 2000 रुपयों में 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं। तो 100 रुपए के नोटों से या 50 रुपए के नोटों से बनने वाली धनराशि दोनों का योगफल बराबर कितने के है? 2000। ठीक, तो मान लिया हमने कि 50 रुपए के कितने नोट हैं? x। ध्यान से समझना, 50 रुपए के कितने नोट हैं? x। ठीक, 50 रुपए के नोटों की संख्या है x और किसकी बात कही गई? 50 की। तो अगर हम 50 और x की गुणा कर दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि 50 रुपए के नोटों के द्वारा कितनी धनराशि बन रही है। इसी प्रकार से 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या है y और इसकी गुणा अगर हम 100 से कर दें तो 100 रुपए के नोटों से बनने वाली धनराशि ज्ञात हो जाएगी। जैसे एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 5 पेनों की कीमत 5 गुणे 10। कुछ बात समझ में आ रही? ठीक है ना। करना क्या है कि एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए है, ठीक है, तो 5 पेनों की कीमत निकालनी है तो 5 गुणे 10। वैसे ही 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तो 50 रुपए के द्वारा बनने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? 50 गुणे x। ऐसे ही 100 रुपए के द्वारा बनने वाली धनराशि कितनी होगी? तो 100 रुपए के नोटों की संख्या गुणे 100। और इन दोनों का योगफल कितना है? 2000। इन दोनों का योगफल कितना है? 2000। ठीक है, तो ये पहली शर्त के लिए आपके लिए काम आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो जो आपने बनाया है यही आपको शर्त में लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा नियम लगाया जाए जिससे कि सवाल आसान हो जाए। तो देखते हैं, बनाया जाएगा 50 रुपए और गुणे 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो ये 50 रुपए के नोटों के द्वारा बनने वाली पहली धनराशि प्लस 100 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या, ये बनने वाली 100 रुपए के नोटों द्वारा दूसरी धनराशि। और इन दोनों का योगफल कितना है? 2000। इन दोनों का योगफल कितना है? 2000। केवल ये शर्त आपको समझनी है अच्छे से, इसके बाद कुछ भी सवाल में नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं कितना बन गया आपका? 2000। दोनों पक्षों में 50 से भाग कर दिया जाए। 50 से भाग करने पर 50 से भाग करने पर तो 50 से भाग करेंगे x, 50 दूना 100। इधर आप 50 से भाग करेंगे तो देखिए 2000 बटे 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 को 20 यानी 40। ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा जो समीकरण है उसमें तो सीधा सीधा बोला गया है, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है। कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 25। ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और हल करने के बाद आप x y के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है, देखिएगा समीकरण 1 और 2 में x दोनों सेम यानी इनके गुणांक भी समान है, इनके चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो समीकरणों को घटाया जाता है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर 1 से 2 को घटाने पर घटा दिया जाएगा
x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। घटाने पर जब समीकरणों को घटाते हैं तो जो आपका दूसरा समीकरण होगा इसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो माइनस, एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि अब जो एक्स आया था वो माइनस का, पहला एक्स क्या है प्लस का, यहाँ पर दो प्लस का एक माइनस का, घटाएंगे बचेगा वाई। अब इधर 40 में से आप 25 घटाएंगे कितना आएगा 15। वाई का मान ज्ञात हो गया कितना 15। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए भाई। समीकरण एक ये आ रहा तो x प्लस 2y, x प्लस वाई का मान कितना आया 15। तो देखो 15 दूना 30, ये इधर प्लस का, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, x बराबर कितना आ गया 10। तो देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या y का मान कितना आ गया 15। अब आप लिख सकते हैं अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। तो ये रहा आपका दूसरा पार्ट। अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पार्ट यानी अंतिम पार्ट की तरफ। देखिए ये आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कभी भी करिए बस उसको ध्यान ये रखना है इसमें कौन से नियम लगाए जाए, किस प्रकार से हल किया जाए, बस आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न, दूसरे का अंतिम पार्ट। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक 27 रुपए तथा सुशी ने 5 दिनों तक 21 रुपए अदा किए। नियत एवं अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात को समझना ये है कि मान लीजिए आपका एक कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी में नियम यह है कि प्रथम 3 दिनों तक एक निश्चित किराया पड़ना है, 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए, जो भी उसने फिक्स किया कि प्रथम 3 दिनों तक 15 रुपए ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जितने भी दिन आप अपने पास किताब को रखेंगे उतने दिनों के हिसाब से यानी अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग धनराशि आपको देनी पड़ेगी। सवाल थोड़ा सा लेंथी है समझने में। क्या है कि प्रथम 3 दिनों का किराया तो निश्चित है कि 15 रुपए पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप चौथे दिन 5वें दिन किताब को अपने पास रखते हैं तो प्रत्येक दिन का अलग एक नियत किराया अर्थात प्रत्येक दिन का जो अलग होगा वो एक अतिरिक्त राशि आपको देनी पड़ेगी। नियत किराया तो आपको देना ही देना है 3 दिनों के लिए, लेकिन 3 दिनों के बाद जितने भी दिन आप अपने पास किताब को रखेंगे दिन प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी हम अतिरिक्त और नियत किराए की राशि के बारे में एक प्रश्न पढ़ चुके हैं जिसमें किराए यानी भाड़े की बात कही गई थी, ठीक है। तो देखिए समझना यह है कि हम मान लेते हैं माना नियत किराया, माना नियत किराया x रुपए, यानी 3 दिनों तक हमने निश्चित किराए की राशि क्या मान ली x रुपए, 3 दिनों तक इतना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप अपने पास रखते हैं तो तथा अतिरिक्त किराया ये हम मान लेते हैं y रुपए। अब कहने का मतलब क्या है समझते हैं। मान लीजिए सरिता ने 7 दिनों तक किताब अपने पास रखी, कुल कितने दिन 7 दिन, 7 दिनों में 3 दिन का किराया निश्चित है, 4 दिन का किराया अतिरिक्त है अनिश्चित है।
तो 3 दिनों का जो किराया निश्चित है ये हमने कितना मान लिया है, x। 3 दिनों का जो निश्चित किराया है ये हमने कितना मान लिया है, x मान लिया, ठीक। यानी 3 दिनों तक केवल और केवल कितना पड़ेगा, x पड़ेगा। इसके बाद जितने भी दिन किताब आप अपने पास रखेंगे प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप 4 दिन किताब रखते हैं तो 4 की गुणा y से, यानी आपको 4y ये अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, ठीक। दूसरे में कहा गया कि 5 दिन के लिए किराया, तो जब 5 दिन की बात हम करेंगे तो इसमें भी देखिए 3 दिन और 2 दिन, तो 3 दिनों के लिए निश्चित किराया है कितना पड़ेगा, केवल और केवल x पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम अतिरिक्त किराए पर आ जाएं तो अतिरिक्त किराए की धनराशि के लिए, अतिरिक्त किराए की धनराशि के लिए हमें प्रतिदिन के हिसाब से y रुपया देना पड़ेगा। तो कितने दिन और बच रहे हैं, 2 दिन, यानी 2 गुणा y। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए सवाल बिल्कुल मक्खन, ठीक है ना। तो हमने समझा, क्या समझा कि जब भी आप अतिरिक्त और नियत किराए की बात करेंगे तो नियत किराया तो फिक्स रहेगा, बाकी इसके बाद जितने भी दिन आप अपने पास किताब रखेंगे प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम इसकी जो शर्तें हैं उन शर्तों के हिसाब से बना लेते हैं हम रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण बनाने के बाद हम उनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। सवाल कोई भी हो उसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए। कहने का मतलब जितने ज्यादा अच्छे से आप उसको तोड़ मरोड़ कर सीख लेंगे आप उतने ही जल्दी उस सवाल को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब प्रथम शर्त की बात हम करते हैं। प्रथम शर्त, सरिता ने कितने दिन के लिए किताब को रखा अपने पास, 7 दिनों के लिए। तो देखिए 3 दिनों का किराया तो x हो गया, निश्चित था। इसके बाद 4 दिन है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त किराया प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगा भैया, प्रतिदिन के हिसाब से। अगर 1 दिन रोकोगे तो 1y, 2 दिन रोकोगे तो 2y, 3 दिन 3y, 4 दिन 4y, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 4y, ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त पर अगर हम आते तो दूसरी शर्त में क्या कहा गया, 5 दिनों के लिए, तो 5 दिनों में 3 दिन तो निश्चित हो गया, 2 दिन बचे, 2 दिनों में 2 बार y अलग अलग, यानी 2y बराबर कितने के, 21। समीकरण बन गया आपका दूसरा। अब ध्यान से समझना, हमको ये है कि जो हमने दूसरा समीकरण बनाया है इस दूसरे समीकरण और पहले समीकरण में क्या कोई गुणांक एक जैसा है, तो हाँ, x चिन्ह समान है, समान चिन्ह होने पर घटाया जाता है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर बनेगा आपका x + 4y और x + 2y, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 2y, इधर बचेगा आपका 6, 2 इधर गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर 3। अब y का मान किसी एक समीकरण में आप रख देंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 3.4 एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हुई। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।